हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में बहुत ही विस्तार और सरल भाषा में जानेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति भारत में उपयोग में लाई जाने वाली एक ऐसी पद्धति है जिसका उपयोग मुख्यतः लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को छोड़ करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद के कुछ चुनावों में किया जाता है। यदि वैश्विक तौर पर देखें तो ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड गणराज्य, माल्टा, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ या सभी चुनावों में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रणाली में नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के भी कुछ सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यदि प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति एवं अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन जिन व्यक्तियों का निर्वाचन एसटीवी से होता है, इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है, सीधे निर्वाचन नहीं। सीधे निर्वाचन अर्थात ऐसा निर्वाचन जिसमें जो भी एडल्ट फ्रेंचाइजी हैं वे डायरेक्टली अपने वोट का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जिसमें से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको छोड़ करके जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य ये सब मिल करके करते हैं और ये प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 54 में मिलेगा। इस प्रकार की पद्धति में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए न्यूनतम कोटा अर्थात निश्चित मत संख्या पाना जरूरी होता है और जैसा कि ये एक अप्रत्यक्ष रीति का चुनाव है, इसमें बैलेट पेपर का और वो भी खास प्रकार के बैलेट पेपर का यूज होता है। हर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या जिसे एमएलए कहते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे एमपी कहते हैं का वोट बराबर नहीं होता, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग है और उसके अनुसार विधायकों और सांसदों की संख्या भी अलग अलग होती है। इसलिए राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए ही इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया जाता है और जिसके लिए कुछ फॉर्मूलाज का यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे। जैसे अभी हमने बात की कि एमएलए और एमपीस के जो वोट वैल्यू होती है वो अलग होती है, तो इन्हें निकालने का भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। यदि एक एमएलए के वोट वैल्यू को काउंट करें तो इसके लिए हम राज्य की कुल जनसंख्या को विभाजित करेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से और उसके गुणित करेंगे 1000। जैसे उदाहरण के लिए यदि जनसंख्या यहाँ पर दिए हुए आंकड़ों के समान है और निर्वाचित सदस्य यहाँ पर दिए हुए आंकड़ों के समान है, तो इन दोनों को आपस में विभाजित करके 1000 से गुणित करने पर 100 आएगा। अर्थात संबंधित राज्य के विधायक के मत का मूल्य 100 वोट होगा, यानी एक विधायक 100 वोटों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी प्रकार से यदि किसी सांसद या एमपी की वोट वैल्यू को निकाला जाए तो उसके लिए सभी विधायकों के कुल वोट्स को विभाजित किया जाता है सांसदों की कुल संख्या से, जिसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और फिर उसमें +1 किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 74,940 सभी विधायकों के कुल वोट्स की संख्या है और इसे विभाजित किया गया कुल सांसदों की संख्या से जो मान लीजिए 750 है, तो उसमें +1 कर दिया जाएगा और यहाँ पर भी आंसर आएगा 100, यानी कि सांसद के वोट की कीमत 100 होगी इस उदाहरण के अनुसार। इसके पश्चात फिर कोटा निकाला जाता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये जरूरी है, खासतौर पर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो किसी भी उम्मीदवार को, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पद के लिए एक से अधिक लोगों ने अपनी उम्मीदवारी प्रदर्शित की है, तो किसी भी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 50% से अधिक यानी +1 वोट दिया जा सके, इसलिए इस फॉर्मूला में +1 जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कुल मत जो है वो 15,000 है, जिसका आधा यदि किया जाए तो 7,000
500 होगा, और +1 करने पर 7501, जो कि जीतने के लिए जरूरी होगा। अब बात करते हैं वोटों की गिनती की। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में वोट देने का भी खास तरीका है, जिसमें जितने भी एमएलएज और एमपीज हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए जितने लोगों की उम्मीदवारी है, उनको वरीयता के आधार पर अंक देने होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हर एमएलए और एमपी को एक ही मत पत्र या बैलेट पेपर मिलता है। इसमें सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए रहते हैं, और एमएलए या एमपी अपने मनपसंद उम्मीदवार को 1, 2 या 3 अंकित करके प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से शुरुआत में फर्स्ट प्रायोरिटी के जो वोट्स होते हैं उनको गिना जाता है। यदि फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट में ही किसी उम्मीदवार का जो कोटा है 50% से ज्यादा निकल आता है, तो वो ही उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है। लेकिन यदि कोई उम्मीदवार ये कोटा पूरा नहीं कर पाता, तो जिस उम्मीदवार के वोट वैल्यू सबसे कम है, यानी जो फर्स्ट प्रायोरिटी में भी जीत नहीं पाया, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है उस प्रत्याशी को। लेकिन उसके वोट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। उस बाहर किए गए प्रत्याशी के द्वितीय और तृतीय जो वरीयता है, उसके वोट्स को जो अदर पार्टिसिपेंट्स या उम्मीदवार हैं उनके लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि कोई भी बहुमत नहीं पाता, तब सबसे कम वरीयता वाले प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाता है, और उसके मत पत्रों को देखकर अगली वरीयता जो अभी मैंने आपको बताया सेकंड और थर्ड जो है, वे जितने भी बचे हुए प्रत्याशी या मेंबर्स या उम्मीदवार हैं उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर जितने वोट्स ट्रांसफर किए गए उनको जोड़ करके फिर से गिनती की जाती है। अगर अब इस सेकंड प्रायोरिटी से जो दोबारा काउंटिंग हुई, इसमें सेकंड प्रायोरिटी में किसी प्रत्याशी को 50% धन एक मत मिल जाते हैं, तो वो ही उम्मीदवार विजयी होगा, अन्यथा नहीं। फिर सबसे कम वाले वोट को हटाकर उसके वोट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती है जब तक कि बहुमत का कोटा ना मिल जाए। जैसे ही बहुमत का कोटा किसी प्रत्याशी को मिल जाता है, तो वो ही उम्मीदवार जो है वो विजयी घोषित होता है, अर्थात वही राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार से ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो प्रोसीजर है, इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम उपयोग में लाते हैं। यहीं पर ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां जहां आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रोविजन पढ़ते हैं, वहां पर प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात आई है। तो ये प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या? बेसिकली प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें किसी भी दल या उम्मीदवार को उतनी ही सीटें मिले जितने की उन्हें वोट मिले हैं। अर्थात अगर किसी राजनीतिक दल को 40% मत प्राप्त हुए हैं, तो उसके पास विधायिका या सदन में लगभग 40% सीटें भी होनी ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार ही है शासन व्यवस्था में जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व हो, और निर्वाचन प्रणाली ऐसी हो जिसमें बहुसंख्यक समूह या बड़े दलों को ही अधिकार मिले, और अल्पसंख्यक दल या जो छोटे दल हैं पीछे रह जाएं, तो यह लोकतंत्र की समावेशी भावना को क्षति पहुंचाता है। और इसीलिए चुनाव की ऐसी पद्धति की आवश्यकता की जरूरत पड़ी जिसमें सभी वर्गों को उनके प्राप्त समर्थन के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, और इसे ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य है गणना का संतुलन तो नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, जिसमें कि हर मत की समान महत्ता को या इम्पोर्टेंस को सुनिश्चित किया जाए। छोटे दल और अल्पसंख्यक समूहों को भी निर्वाचन की प्रक्रिया में भागीदारी दिलाई जाए।
बहुमत आधारित तानाशाही की जो संभावना है उसे कम किया जाए और लोकतंत्र में विविधता के साथ साथ समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस को भी बढ़ावा दिया जाए। भारत में क्योंकि बहुमत आधारित प्रणाली जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP कहा जाता है, इसे अपनाया गया है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी लागू किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की। इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग होता है और सांसद और विधायक जो हैं अपनी वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से सदस्यों को चुना जाता है और कुछ स्थानीय निकायों में भी ये पद्धति आनुपातिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार से काम करता है? क्योंकि भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव बहुमत आधारित पद्धति से होते हैं, जिसमें जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो ही विजयी घोषित होता है। तो इसमें संभावना रहती है कि कोई उम्मीदवार केवल 35% मत लेकर के भी जीत जाए और जितने बचे हुए मत हैं अर्थात 65% जो वोट्स हैं वो भी व्यर्थ न जाए। इसके विपरीत जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है उसमें सभी दलों को उनके वोट प्रतिशत के अनुसार सीट्स दी जाती हैं। जैसे कि यदि किसी विधानसभा की 100 सीटों पर चुनाव हुआ है और वोट मिले हैं मान लीजिए पार्टी ए को 50%, तो उनकी सीट्स होगी 50। अगर किसी पार्टी बी को 30% वोट्स मिले हैं तो उनकी सीट्स होगी 30। पार्टी सी को अगर 20% वोट्स मिले हैं तो उनकी सीट्स होगी 20। ये प्रणाली वोट और सीट के बीच सीधे संबंध को सुनिश्चित करती है, जिससे कि हर वोट प्रभावी और इम्पोर्टेंट या मूल्यवान बन जाता है, वैल्यूएबल बन जाता है। अल्पसंख्यक और छोटे दल भी संसद या परिषद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाई जा सकती है। और कभी-कभी स्थिर सरकार बनाने में यदि कोई कठिनाई होती है तो क्योंकि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं बना है तो मिली-जुली सरकार को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है प्रणाली है, ये लोकतंत्र की उस भावना का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें मतदाता की आवाज जो है वो संसद तक पहुंचती है। भारत ने इसे पूर्ण रूप से न अपनाकर हालांकि आंशिक रूप से लागू किया है, ताकि बहुमत प्रणाली की स्थिरता और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की न्याय संगतता का संतुलन बना रहे और ये लोकतंत्र को न्यायपूर्ण, संतुलित और समावेशी बनाने में सहायक हो। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thanks a lot.